देखिए, आज हम कोई आम कहानी नहीं सुनने वाले हैं। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा विश्लेषण जो भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर और असरदार साम्राज्यों में से एक यानी मुगल साम्राज्य के 300 साल के सफर पर है। एक ऐसा सफर जो शुरू तो एक तलवार की धार से हुआ था, उसने बेशुमार दौलत और आलीशान इमारतों का दौर देखा और आखिर में आंसुओं और निर्वासन यानी एग्जाइल पर आकर खत्म हुआ। एक ऐसा राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये लाइन उस शख्स की हताश हालत को बयान करती है जिसने आगे चलकर इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। समरकंद उसके हाथों से छूट चुका था, अपनी जमीन जा चुकी थी। हिंदुस्तान से दूर वो काबुल में बैठा था। उसके पास बचा क्या था? सिर्फ एक चीज, कभी न हार मानने वाली एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा। उसे बस एक नए साम्राज्य की तलाश थी। तो चलिए इस पूरे 300 साल के लंबे इतिहास को हम एक कालक्रमिक रूपरेखा यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे उनकी नींव और शुरुआती संघर्ष की। फिर आएगा अकबर, जिसे असली निर्माता कहा जाता है। उसके बाद तीसरे हिस्से में हम कला, भव्यता और उनके स्वर्ण युग को देखेंगे। चौथे में आएगा औरंगजेब का विस्तार और पतन, और आखिर में इस विशाल साम्राज्य का अंत। पहला हिस्सा, नींव और शुरुआती संघर्ष। बात है साल 1526 की। दिल्ली उस वक्त एक ऐसी ताकतवर सल्तनत थी जो अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी के खिलाफ असंतोष इतना बढ़ चुका था कि हिंदुस्तान के दरवाजे बाबर के लिए मानो अपने आप खुल गए, जब खुद दिल्ली के कुछ बागियों ने उसे हिंदुस्तान आने का न्योता दे दिया। अब आप खुद सोचिए, जब बाबर हिंदुस्तान आया तो लोदी की इतनी बड़ी सेना और हाथियों के आगे उसकी फौज बहुत छोटी थी, पर यहाँ काम आई उसकी स्ट्रैटेजी। पानीपत की पहली लड़ाई में उसके पास अनुशासन था और सबसे बड़ी बात, तोपों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके ठीक बाद खानवा के मैदान में उसने राजपूतों की ताकत के प्रतीक राणा संगा की एक विशाल सेना का सामना किया। वहां भी उसने घेराबंदी और कड़े अनुशासन से एक निर्णायक जीत हासिल की। पानीपत के मैदान में गूंजती वो एक आवाज जरा इमेजिन कीजिए, आग। उसके बाद तोपों की जो अचानक और भयानक गर्जना हुई ना, उसने लोदी की सेना में ऐसी दहशत फैला दी कि उनके हाथी पूरी तरह बेकाबू हो गए। सच तो ये है कि ये वो पल था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर 1530 में बाबर के बाद गद्दी मिली हुमायूं को। इनका शासन बेहद उथल-पुथल से भरा रहा। शेर शाह सूरी जैसे बेहद शातिर रणनीतिकार ने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को ऐसी बुरी तरह मात दी कि एक बादशाह जो दिल्ली का मालिक था, वो रेगिस्तानों में भटकने को मजबूर हो गया। सालों तक एग्जाइल में रहने के बाद फारस यानी पर्शिया की मदद से 1555 में उसने दिल्ली वापस ले तो ली, पर किस्मत की विडंबना देखिए, इतनी बड़ी वापसी के बाद अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मौत हो गई। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, अकबर, असली निर्माता। हुमायूं की अचानक मौत के बाद इतनी बड़ी सल्तनत का बोझ एक 13 साल के बच्चे के कंधों पर आ गया, जिसका नाम था अकबर। शुरुआत में उससे अपने वफादार सेनापति बैरम खान का साथ जरूर मिला, लेकिन सच कहूं तो खतरे अभी टले नहीं थे। असल में मुगल साम्राज्य एक बार फिर खत्म होने की कगार पर था। पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी और योद्धा हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। पर तभी इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक भटका हुआ तीर सीधा हेमू की आंख में आ लगा और वहीं से पूरी बाजी पलट गई। मुगलों की जीत हुई। फिर 1560 आते आते अकबर ने बैरम खां को हटाकर पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली और देखते ही देखते मालवा, गुजरात और बंगाल पर कब्जा करके उसने इस साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं करना चाहता था। उसने एक बिल्कुल नया विचार, एक नई सोच पेश की, दीने इलाही। जिस दौर में धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी जंगें होती थी, अकबर ने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के साथ बहस की और इस बात पर जोर दिया कि सब धर्म बराबर हैं। उसने जनता के दिल में डर की जगह सम्मान पैदा किया, जिसने गहरी वफादारी की नींव रखी। और सेना की ताकत के अलावा भी उसने डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ युद्ध नहीं किए, बल्कि राजपूत राजाओं के साथ शांति संधियां की, रिश्ते बनाए और शादियां भी की।
दुश्मनों को अपना सबसे ताकतवर साथी बना लेने की इसी काबिलियत की वजह से उसे साम्राज्य का असली निर्माता माना जाता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, कला, भव्यता और स्वर्ण युग। अब हम युद्ध के मैदानों और संधियों से निकलकर 17वीं सदी के उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहां मुगल साम्राज्य ने न सिर्फ अथाह दौलत देखी बल्कि बेजोड़ कला और अपने स्वर्ण युग का अनुभव किया। अकबर के बाद आया जहांगीर। उसे कला और न्याय से बड़ा लगाव था, यहाँ तक कि उसने आम जनता की फरियाद सुनने के लिए एक न्याय की जंजीर तक लगवाई थी। पर दिलचस्प बात यह है कि दरबार में असली प्रशासनिक ताकत उसकी बेगम नूरजहां के हाथों में थी, जिनका पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरा असर था। और हाँ, इन सब के बीच एक बेहद शांत पर आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली घटना घट रही थी। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के मसाला व्यापारियों का आना। इसके बाद शाहजहां का दौर आया, जिसे मुगल दौलत और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के चरम का गवाह माना जाता है। ये वो वक्त था जब ताकत के साथ साथ हर तरफ एक भव्यता दिखती थी। पर इस खूबसूरती के बीच एक बहुत गहरे शोक ने जन्म लिया। अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के दुख में डूबे शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर की एक ऐसी इमारत बनवाई जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक सा नहीं रहता। यहाँ से कहानी में एक बेहद दर्दनाक मोड़ आता है। गद्दी अब कोई विरासत नहीं बल्कि उसके लिए एक खूनी जंग शुरू हो चुकी थी। शाहजहां के अपने ही बेटों के बीच ऐसी लड़ाई हुई जिसका अंजाम ये था कि एक महत्वाकांक्षी बेटे ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से वो बादशाह पूरी जिंदगी सिर्फ दूर से अपने बनवाए ताजमहल को देखता रहा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, औरंगजेब का विस्तार और पतन। वो महत्वाकांक्षी बेटा और कोई नहीं, औरंगजेब था। उसने अपने भाइयों को, खासकर गद्दी के सबसे बड़े दावेदार दारा शिकोह को पूरी तरह मात दी और सत्ता हथिया ली। औरंगजेब का दौर एक अजीब दौर था, जहां कड़े अनुशासन के साथ साथ साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार देखने को मिला। अब अगर इन दोनों शासकों अकबर और औरंगजेब के काम करने के तरीके को हम थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर फैक्ट ये है कि एक तरफ अकबर का दौर था जो डिप्लोमेसी, स्थिरता और सब कुछ साथ लेकर चलने पर आधारित था। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। औरंगजेब ने हालांकि मुगल झंडे को दक्षिण भारत के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाकर सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार किया, पर उसकी कठोर नीतियों और लगातार चलने वाले युद्धों ने चारों तरफ कड़े विद्रोह की आग लगा दी। और इन विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। दशकों तक लगातार चलने वाले इन युद्धों की वजह से शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। राजपूतों, जाटों और खास तौर पर दक्षिण में तेजी से उभर रही मराठा शक्ति ने ऐसे जबरदस्त विद्रोह किए जिसने मुगल सेना को पूरी तरह थका दिया। समझिए कि साम्राज्य बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था ना, अंदर से वो उतना ही खोखला हो चुका था। 1707, ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो पॉइंट है जिसने मुगल दबदबे के अंत को पूरी तरह पक्का कर दिया। इसी साल औरंगजेब की मौत हुई और उसके साथ ही एक पूरा युग ही समाप्त हो गया। यहाँ आकर शुरू होता है हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक विशाल साम्राज्य का अंत। 1707 के बाद जो भी मुगल बादशाह आए वो सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। असली ताकत तो दरबार में बैठे लोगों और उनकी रची गई साजिशों के जाल में फंसकर रह गई थी। ये साम्राज्य अब सीधे पतन की तरफ जा रहा था। इस प्योर कोलैप्स को अगर हम थोड़ा बारीकी से समझें तो दो मुख्य कारण थे, अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी खतरे। कठपुतली बादशाह और खाली खजाने का पूरा फायदा उठाकर मराठा, राजपूत और सिख लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन मुगलों की जीड़ सच में तब टूटी जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर एक भयानक हमला किया। कत्ले आम हुआ और वो मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन तक लूट ले गया। और इन सब भयानक उथल-पुथल के बीच वो छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों की नींव इस देश में मजबूत कर दी। एक वक्त का वो विशाल मुगल साम्राज्य अब सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सिमट कर रह गया था। और फिर 1857 में सेना के बीच से एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने एक विशाल विद्रोह, एक क्रांति का रूप ले लिया। ये भारत में आज़ादी की पहली पुकार थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बेहद भयानक विस्फोट।
इस पूरे विद्रोह का चेहरा किसे बनाया गया? एक बूढ़े और शक्तिहीन बादशाह बहादुर शाह जफर को। लेकिन अंग्रेजों ने इस बगावत को पूरी बेरहमी के साथ कुचल दिया। इस कहानी का अंत बेहद भावुक और दर्दनाक था। जफर के बेटों को खुद उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई और उस आखिरी बादशाह को रंगून, जो आज का म्यांमार है, निर्वासित कर दिया गया। वहीं अकेलेपन में उनकी मौत हो गई। सोचिए, बाबर की जिस चमकती तलवार से ये सफर शुरू हुआ था ना, वो जफर के आंखों के आंसुओं में हमेशा के लिए खत्म हो गया। 300 साल का ये लंबा इतिहास, जिसमें बेहिसाब शान थी, असीमित ताकत थी और आखिर में एक गहरा पतन, सब आज हमारे सामने खुला पड़ा है। अब जाते जाते एक सवाल पर जरूर गौर कीजिए, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मुगल साम्राज्य महज एक परिवार का शासन था, या फिर ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था? इस बड़े सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास की इन बारीक परतों को यूं ही समझते रहिए।